हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था मैथमेटिक्स का इकाई 1 फर्स्ट यूनिट हमने देख लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे, आपको तो सभी यूनिट्स की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड यूनिट पर, जिसका नाम है संख्याएं एवं संख्या पद्धतियाँ। संख्याओं के बारे में बात करेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उनमें रहता है प्रोसेस, और संख्याओं की पद्धतियाँ क्या क्या रहती हैं, तो पूरा डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। 12 नंबर का यूनिट है आपका, तो जाहिर सी बात है कि 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे। तो क्या होगा कि एक दो क्वेश्चन बड़े आएंगे, एक दो क्वेश्चन छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादा आते हैं। पिछली बार भी दोस्तों यहाँ से आया था छोटा क्वेश्चन, यानी कि प्राकृत संख्या वगैरह से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि एक दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो यहीं से बनते हैं। तो इस यूनिट को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए गाइस, यूनिट को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और आइए यूनिट पढ़ते हैं। अब इकाई सेकंड है, नाम है संख्याएं एवं संख्या पद्धतियाँ। पहला जो इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिवाइडेड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि पहली जो संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इनके समूहों को n से दर्शाया जाता है, अतः n = 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल भी देख लेने हैं कि कौन सी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न ज़्यादा बनते हैं डेफिनेशन से, और संख्या पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन की, प्राकृत संख्या कौन सी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है। और जैसे उदाहरण देख लीजिए, 500 में एक जोड़ देंगे 501, 1 लाख, 10 लाख में एक जोड़ देंगे 10 लाख 1। तो इस तरह से आप अगली जो है प्राकृत संख्या पता कर लेंगे एक जोड़ करके। इस प्रकार बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि अनंत तक होती है। अब देखिए यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्राकृत संख्या से ही रिलेटेड है। कितने अंकों की, देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी संख्या है 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10, सबसे बड़ी है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और सबसे बड़ी है 999। 4 अंकों की है 1000 और सबसे बड़ी है 9999। 5 अंकों की संख्या है 10,000 और सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की 99,999। इसी तरह से 6 अंकों की तो 1 लाख, और यहाँ पर देखिए इस तरह से सबसे बड़ी है 9,99,999। और आगे है 7 अंकों की तो 10 लाख और सबसे बड़ी है 99,99,999। तो इस तरह से दोस्तों इन संख्याओं को भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन देके पूछ सकता है। जब सिमिलर ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन में हमें ध्यान नहीं पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इनको देख लेना है। नेक्स्ट संख्या की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में वोल नंबर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वोल नंबर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 4 + 5 9 होगी, 6 × 9 55। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती है, यानी कि प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या या संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं माइनस की भी है, प्लस की भी है और 0 भी है। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा नंबर है सम संख्या का। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या को अंग्रेजी में एवन नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 अनंत तक। तो जिन संख्याओं में 2 का पूर्णतः विभाजित होती है 2 से, तो वो होती है सम संख्या। विषम संख्या भी आप इससे थोड़ा सा सिमिलर ले लेंगे, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है। 0 एक सम संख्या होती है। सम और विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होता है। सम और विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सम और विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, सीधा आपके प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है पांचवा यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या आप थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर लगा लिए होंगे जब आपने सम संख्या पढ़ी। जिन संख्याओं में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है।
विषम संख्या को अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7 अनंत तक। दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। छठे नंबर पर आ जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्याएं अंश एवं हर के रूप में लिखी जा सके वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यहाँ अंश व हर दोनों संख्याएं पूर्णांक होती है एवं परिमेय संख्या का हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता। धनात्मक परिमेय के लिए 2/3, 2/5, -5/-7 आदि हो सकते हैं, और ऋणात्मक परिमेय संख्या -5/7, 5/-7, -2/3 इत्यादि यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 7वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता और इन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर √2, √3, √5, √7, √8, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स देख सकें। पाई भी यहाँ पर आता है, तो पाई का मान 3.14 पॉइंट ऐसे चलता रहता है, पूरा कंप्लीट प्रॉपर मान यहाँ पर नहीं आता। और ई यानी कि यूलर संख्या का मान भी नहीं आता है, और गोल्डन अनुपात का मान भी कंप्लीट नहीं आता है। तो ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर 8वें नंबर पर भाज्य संख्याएं। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक कहा है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15, 16 इत्यादि। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। भाज्य संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 में देखिए 1 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 2 का जाता है। तो इस तरह से इसमें एक और स्वयं के अलावा भी भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। समभाज्य संख्या 4, 6, 8, 12, 14, 16 आदि। विषम भाज्य संख्याएं 9, 15, 21, 25, 27 इत्यादि, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, कंप्लीट जिनमें भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों। उदाहरण के तौर पर 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23। यहाँ पर देखिए इन सभी संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ये संख्याएं जो है विभाजित नहीं होती है। तो ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे आ जाता है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2, 3, 3, 4, 5, 6, 14, 15। जैसे 2, 3 कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं 2 गुणा 1 = 2 का ऐसा समूह है जिसमें HCF 1 हो, तो 3 गुणा 1 का 3 यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। यानी कि वहाँ पर परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी जहाँ पर होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। उदाहरण के तौर पर 7/12, 3/11, 124 इत्यादि। अब नेक्स्ट हमारे आ जाता है पद्धतियों में पूर्ण संख्या के गुणधर्म। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं वोल नंबर प्रॉपर्टीज। तो पहला है यहाँ पर पूर्ण संख्या या समवर्त संख्या। तो पहली है पूर्ण संख्या योग तथा गुणन के अंतर्गत समवर्त होती है, अर्थात किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर 4 + 5 = 9 और 6 × 9 = 54। 9 और 54 जो है पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट है योग का क्रम विनिमय नियम। तो पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात किन्हीं 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर एक समान उत्तर ही प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर 1 + 3 + 4 + 6 = 14, 6 + 4 + 1 + 3 = 14, यानी कि किसी क्रम में जोड़ेंगे हम तो वो एक समान उत्तर ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो पूर्ण संख्याएं गुणन में
क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर एक समान उत्तर प्राप्त होता है। यानी कि आगे पीछे कर दो या पीछे आगे किसे भी कर दो, 3 गुणा 4 कर दो या 4 गुणा 3 कर दो, 12 ही आएंगे। नेक्स्ट है योग का साहचर्य नियम। सभी पूर्ण संख्याएं योग में साहचर्य नियम का पालन करती है, यानी कि 3 + 4 + 5 बराबर 4 + 5 + 3 कैसे भी आप कर देंगे, जोड़ कैसे भी करेंगे तो वो बराबर ही होगा। आगे पीछे करेंगे तो जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्ण संख्या के युग्मों को जोड़ने पर प्राप्त फल समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुणन का साहचर्य नियम। सभी पूर्ण संख्याएं गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती है। उदाहरण के तौर पर 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 2, तो आप किसी भी क्रम में इन्हें गुणा करेंगे तो बराबर मान ही प्राप्त होगा। LHS = RHS यहाँ पर हमारे को प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए गुणा में जो है कोई भी संख्या को पहले गुणा कर लीजिए, बाद में गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या के युग्मों को गुणा करने पर गुणनफल समान ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर योग और गुणन का वितरण गुण। बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या को योग और गुणन का प्रयोग कर उसे सरल किया जाता है। थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर 5 गुणा 25, इसे गुणा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर इसे 5 गुणा 20 + 5 बराबर 5 गुणा 20 + 5 गुणा 5 बराबर 125, इस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल आपको बेनिफिट होगा कुछ बड़ी कैलकुलेशन करने में। 126 गुणा 55 + 126 गुणा 45, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 126 गुणा 55 + 45 कर देंगे और 126 गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि 126 यहाँ पर कॉमन ले लिया और 55 और 45 को जोड़ दिया, तो 12,600 यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, वैसे तो आपको सबको आता है, नॉर्मल सी चीज़ें सारी। नेक्स्ट है यहाँ पर योग और गुणन का तत्समक अवयव। तो शून्य को पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 0 + 5 बराबर 5, 2525 + 0 बराबर 2525, सेम आएगा, 0 से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। 1 को पूर्ण संख्या का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 गुणा 25 बराबर 25 रहेंगे, 1 गुणा 96 तो 96 रहेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं अब। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7। 11 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं 11, 13, 17, 19। 21 से 30 तक है 23, 19, 31 से 40 तक है 31 और 37। 41 से 50 तक है 41, 43 और 47। 51 से 60 तक है 53, 59। 61 से 70 तक है 61 और 67। 71 से 80 तक है 71, 73 और 79। 81 से 90 तक है 83 और 89। 91 से 100 तक है 97। तो इस तरह से आपको इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म की। तो पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म में यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यकलन के अंतर्गत संवर्त गुण। तो पहला है यहाँ पर योग के अंतर्गत संवर्त गुण है। जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर -3 + -2 करेंगे तो -5 पूर्णांक प्राप्त होगी। 2 + -5 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा, जो कि पूर्णांक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा अभी कि पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती है और जीरो भी उनमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड है व्यकलन के अंतर्गत संवर्त गुण। तो जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को घटाया जाता है तो भी हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर -2 - -5 बराबर 3 यहाँ पर होगा तो पूर्णांक है, और 2 - -2 होगा तो भी 4 यहाँ पर होगा, जो कि पूर्णांक है। तो ये सरल सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। तो 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर एक समान उत्तर प्राप्त होता है। उदाहरण देखते हैं, a + b बराबर होगा b + a के, यानी कि -3 + -2 करेंगे या फिर -2 + -3 करेंगे, बराबर ही हमारे सामने आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट आप देख सकते हैं, क्रम विनिमय का गुण व्यकलन के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे -5 -3 ≠ -3 -5,
यानी कि देखिए थोड़ा सा सोल्व करके देखें, LHS क्या होगा, -5 माइनस माइनस 3 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस हो गया और -2 यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया। और -3 माइनस माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -3 + 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए LHS नॉट इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहचर्य गुण की। तो साहचर्य गुण का उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि A+B+C और A+B का कोष्टक में यहाँ पर B+C कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने LHS बराबर RHS आने वाला है। किसी को भी जोड़ने में किधर का किधर जोड़ देंगे, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, सेम LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर होने वाला है। 3 संख्याओं में चाहे 2 को पहले जोड़ दो या 2 को बाद में जोड़ो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। पूर्ण संख्याएं योग में साहचर्य गुण का पालन करती है। योज्य तत्समक, शून्य के साथ किसी भी पूर्णांक को जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे -4 में शून्य जोड़ देंगे तो -4 ही रहेगा, आता है शून्य जो है योज्य तत्समक है। शून्य क्या है, योज्य तत्समक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सरल पॉइंट्स हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से। रीट में भी दोस्तों सभी संख्याएं आपके टॉपिक है अलग से, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इनमें पढ़ना है। अलग वीडियो में भी दोस्तों रीट के लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले हमारी जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अलग शॉर्ट में वहाँ पर संख्याओं के वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होगा, जिसमें सिर्फ हम रीट की बात करेंगे कि रीट में किस प्रकार से प्रश्न संख्याओं के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 5वें नंबर पर गुणन के अंतर्गत समवर्त गुण। तो जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो हल भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर -3 गुणा -25 होता है तो 75 पूर्णांक प्राप्त हुआ। 20 गुणा -3 होता है तो -60 जो कि पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, प्लस और माइनस की संख्याएं और उनमें शून्य भी सम्मिलित होता है, तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुणन की क्रम विनिमयता का गुण। 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर एक समान उत्तर आता है, यानी कि पहले किसी को कर लो बाद में किसको कर दो गुणा, चाहे 20 को पहले 3 से गुणा कर दो या 3 को 20 से गुणा कर दो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गुणन का साहचर्य गुण। तो पूर्णांक संख्याएं गुणन में साहचर्य गुण का पालन करती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए -5 गुणा -5 यहाँ पर कर दिया है और दोनों को कोष्टक में बंद करके और 4 से गुणा कर देंगे, या फिर -5 को बाहर ले लेते हैं और -4 को और 4 को और -5 को गुणा करेंगे, तो भी हमारे सामने LHS इज इक्वल टू RHS आने वाला है। क्योंकि 2 माइनस है तो दोनों माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सारी संख्या जो है प्लस में आ जाएगी। और गुणा चाहे हम किसी भी संख्या को पहले करें या बाद में करें, एक ही मान हमारे सामने आने वाला है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8वां योग और गुणन का वितरण गुण। बड़े आंकड़ों वाले पूर्णांक संख्याओं के योग और गुणन को वितरण गुण द्वारा सरल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझें तो -2 गुणा 4 प्लस में 4 गुणा -2 इज इक्वल टू 4 गुणा -2 प्लस में यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारे सामने जो है मान यहाँ पर देखिए LHS को पहले सोल्व करते हैं। तो -2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा -2 तो -8 और प्लस -8 तो -8 हो गया, तो -16 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर RHS हम देखें तो 4 गुणा -2 प्लस -2 है, तो -2 प्लस -2 -4 हो जाएगा, और 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आपके सामने होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुणात्मक तत्समक। पूर्ण संख्याओं की भांति पूर्णांकों का भी गुणन तत्समक 1 है। उदाहरण के तौर पर -4 गुणा 1 इज इक्वल टू -4। पूर्णांकों के विभाजन का गुण। किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर हमें वह पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। नोट यहाँ पर देख लीजिए कि पूर्णांकों को 1 से जोड़ने, गुणा करने या भाग देने पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, जो कि हमने अभी पीछे उदाहरणों में देखा। नेक्स्ट अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। योग के अंतर्गत समवर्त गुण क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। a इज इक्वल टू 2/3 और b इज इक्वल टू 4/3, यानी कि 2/3 और 4/3 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने परिमेय संख्या ही आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यकलन के अंतर्गत समवर्त गुण।
जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लें। नेक्स्ट है थर्ड, गुणन के अंतर्गत समवर्त गुण। तो जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर a इज इक्वल टू -5/7 है और b इज इक्वल टू -2/3 है। सही है। और a गुणा b करेंगे तो हमारे सामने परिमेय संख्या ही यहाँ पर आने वाली है, 10/21 जो आई वो परिमेय संख्या है। चौथा है यहाँ पर योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। तो दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर एक समान उत्तर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर a + b बराबर b + a, तो a बराबर क्या होगा 4/3 है और b बराबर -8/3 है, तो जोड़ेंगे a + b कर दें या फिर b + a कर दें, एक ही मान हमारे सामने आने वाला है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होने वाला है। उदाहरण आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर चले बात करें तो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर एक समान उत्तर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर a इंटू बी और बराबर में होगा b इंटू ए, यानी कि चाहे a को b से गुणा कर लो पहले या b को बाद में a से गुणा करो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, सेम उत्तर हमारे सामने आने वाला है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर रहने वाला है। उदाहरण आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर -5/9 लिया गया है और b बराबर -3/5 लिया गया है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है प्लस होता है। और RHS में भी सेम प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर योग के अंतर्गत साहचर्यता का गुण। तो उदाहरण के तौर पर a + b + c बराबर a को बाहर रख दीजिए और b + c को पहले जोड़ दीजिए, तो कोई फर्क यहाँ पर हमारे पास नहीं पड़ेगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आने वाला है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बात करें गुणन के अंतर्गत साहचर्यता का गुण। उदाहरण के तौर पर a गुणा b गुणा c करें या फिर a को बाहर रख के b गुणा c करें, तो भी दोस्तों हमारे सामने LHS बराबर RHS ही आने वाला है। इन बातों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने को ही एल्गोरिदम कहते हैं। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के कई एल्गोरिदम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जोड़ करते समय संख्याओं के लिए रेखाएं खींचने और फिर उन सभी को गिनने की तकनीक जो कुछ बच्चे आज भी छोटी कक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक एल्गोरिदम है। यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए 5 और 4 को आपको जोड़ना है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन खींच लेंगे, 5 और नीचे 4 है तो 4 लाइन खींच देंगे। सही है। और अब इन सभी को जोड़ करके 9 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे 9। तो ये बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों में ये ज़्यादा मेथड रहता है, ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, सभी बच्चे ज़्यादातर इसी तरह से जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें आगे तो ऋणात्मक संख्याएं। कुछ परिस्थितियों में हमें शून्य से और बाईं ओर जाना होता है, कुछ उदाहरणों में हमें शून्य से भी छोटी संख्या की आवश्यकता होती है। इन संख्याओं को हम -1 -2 -3 -5 -20 तो इस तरह से लिखते हैं। ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। अनंत की अवधारणा। तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ न हो। इसका प्रतीक चिन्ह अनंत है। अनंत शब्द का अंग्रेजी पर्याय जो है इन्फिनिटी है। लैटिन भाषा में इन अन और फिनिश अंत की संधि है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। अब बात करते हैं वर्गमूल की। तो वर्गमूल देखिए, यहाँ पर वर्गमूल आप सभी को करना आता है, बट फिर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, क्या पता एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ ले तो आप कन्फ्यूजन में चले जाएं। सही है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, आराम से पेपर सोल्व करना है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है, वह गुणनफल संख्या का वर्ग या स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल का जो चिन्ह है वो अंडर रूट है। जैसे 3 × 3 = 9 हो गया, अतः 3 का जो वर्ग है वो 9 है तथा 9 का वर्गमूल 3 है। सही है, इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 का जो वर्ग है वो 9 है, जबकि 9 का वर्गमूल यहाँ पर क्या है 3 है, यानी कि रूट में आ गया है 9। सही है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा, जो कि आपको
सीखने को मिली होगी या तो आपने आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप इनका प्रॉपर वीडियो सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आपसे आप देख लें। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है या नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें घनमूल की, तो किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, घन, तथा स्वयं संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाती है। घनमूल का जो चिन्ह है वो अंडर रूट में यहाँ पर ऊपर 3 लगा हुआ होता है, यानी कि रूट लिख देंगे और फिर यहाँ पर 3 भी लगा हुआ होगा, तो ये क्या है, घनमूल। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 को 3 बार खुद से गुणा करेंगे तो 27 यहाँ पर आएगा, तो 27 3 का घन क्या है, 27 है, जबकि 27 का घनमूल है 3। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी ध्यान में रखनी है। इस यूनिट में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सेकंड यूनिट में जितने भी डाउट्स थे आपके सभी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और इंटर्नशिप डायरियों और क्लासेस की सभी वीडियो नोट्स पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और सभी को दोस्तों अपने सभी BSTC फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।